हेलो एंड वेलकम टू द चैनल स्टडी विद शुभम। 9 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए यूएन ने पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस। इस सम्मेलन का उद्देश्य एआई के सुरक्षित, रिस्पॉन्सिबल, पारदर्शी एवं मानव केंद्रित उपयोग के लिए एक साझा वैश्विक ढांचा को विकसित करना है। सम्मेलन में विभिन्न देश के नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया। चर्चा के प्रमुख विषयों में एआई सेफ्टी, एथिकल एआई, डाटा प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स, ग्लोबल कोऑपरेशन, एआई रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी तथा विश्वसनीय एआई, ट्रस्टवर्दी एआई शामिल रहे हैं। एआई गवर्नेंस से आशय उन नीतियों, कानूनों और मानकों और नैतिक सिद्धांतों से है जिनके माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और उपयोग सुरक्षित, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें सदस्य देश 193 हैं। आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा सबसे अंतिम में जुड़ने वाला देश यूएन से कौन सा है? 193वां सदस्य देश कौन सा है? इसकी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी है। जेनेवा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख यूरोपीय केंद्र है और यह अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है, जैसे WHO, WTO, ITU, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, UNCTAD, अंक्टाड, विपो, बौद्धिक संपदा संगठन वाला, UNSCR, ILO। इसे जेनेवा को कैपिटल ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ट्राइबेक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो इसका सही उत्तर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है ट्राइबेक्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका शुभारंभ केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने किया। जुएल ओराम ने इसका शुभारंभ किया। भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका शुभारंभ हुआ। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत की जनजातीय कला, भाषा, संस्कृति, लोक परंपरा तथा पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटल माध्यम से प्रसार करना है। भारत की जनजातीय कला, भाषा को, संस्कृति, लोक परंपरा एवं पारंपरिक ज्ञान का। वर्तमान में 20 निःशुल्क प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में 20 निःशुल्क प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार की योजना भविष्य में इस प्लेटफॉर्म पर 100 से अधिक ऑनलाइन कोर्स और 10,000 से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने की है। ट्राइबेक्स भारत सरकार का एक डिजिटल ज्ञान एवं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसे विशेष रूप से भारत की जनजातीय विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। ट्राइबेक्स को यह केवल ऑनलाइन शिक्षा मंच नहीं बल्कि जनजातीय समुदायों के इतिहास, भाषा, लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक चिकित्सा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जीवन शैली का डिजिटल संग्रह, डिजिटल रिपोजिटरी है। भारत में 700 से अधिक अनुसूचित जनजातीय समुदाय निवास करती है जिनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति और परंपरा है। 700 से अधिक। ट्राइफेड की बात करें तो इसका पूरा नाम ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइफेड। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। 1987 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जुएल ओराम जिसके मंत्री हैं। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति है। यहाँ का राजकीय पशु सांबर है। राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन डॉलर, भारतीय नीलकंठ है उड़ीसा का राजकीय पक्षी। भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया। उड़ीसा भारत के सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। जनजातीय आबादी वाले राज्यों में से यहाँ 62 से अधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। बोडो, डोंगरिया, कोंद, सौरा, जुआंग, ये सब यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिजोरम विश्वविद्यालय के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को किस अधिनियम के तहत डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया? डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। मिजोरम विश्वविद्यालय के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत आधिकारिक रूप से डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी, नामित जैविक संग्रहालय घोषित किया गया है। यह भारत की 21वीं डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी बन गई है। यह मान्यता नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) की अनुशंसा पर प्रदान की गई। इस संग्रहालय में विशेष रूप से इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्षेत्र से प्राप्त
पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और अन्य जैविक नमूनों का वैज्ञानिक संरक्षण, वर्गीकरण, दस्तावेजीकरण एवं दीर्घकालिक सुरक्षित भंडारण किया जाएगा। यह निर्णय पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी क्या? ये एक ऐसी मान्यता प्राप्त संस्था या संग्रहालय होता है, डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी, जहां बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के नमूने को वैज्ञानिक मानकों के अनुसार सुरक्षित रखा जाता है। डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी में इन नमूनों का उपयोग रिसर्च में, टैक्सोनॉमी में, जैव विविधता संरक्षण में, डीएनए जेनेटिक स्टडीज में, पर्यावरणीय निगरानी जैसे कार्यों में किया जाता है। इन नमूनों का उपयोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 की बात करें, यह भारत की जैव विविधता का संरक्षण करना और जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों का न्याय संगत और समान वितरण कर सुनिश्चित करना है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का उद्देश्य। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए की बात करें, इसकी स्थापना 2003 में हुई, मुख्यालय चेन्नई में है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की यह बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसका गठन किया गया। यह अधिनियम 2002 वाला अधिनियम पारित हुआ 2002 में, लागू हुआ 2003 ईस्वी में। यह अधिनियम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी 1992 के अनुरूप बनाया गया। वही सीबीडी 1992 के अनुरूप बनाया गया यह अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। भारत के जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उनको देखें तो हिमालय क्षेत्र, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल क्षेत्र आता है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश भाग इसमें आते हैं। वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका वाला क्षेत्र, पश्चिमी घाट, ये भारत के क्षेत्र जो है इसमें हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र है। सुंडालैंड, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। सुंडालैंड हॉटस्पॉट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईएम बेंगलुरु अपना पहला विदेशी परिसर किस देश में स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु अपना पहला विदेशी परिसर इंडोनेशिया में स्थापित करेगा। यह परिसर ईस्ट जावा के सिंहसारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सिंहासरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड में बनाया जाएगा, ईस्ट जावा। इस परिसर का उद्देश्य भारत इंडोनेशिया के बीच शिक्षा, प्रबंधन, नवाचार, उद्यमिता, अनुसंधान तथा टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन को नई गति देगा। यह परिसर भारत और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को प्रबंधन शिक्षा, कार्यकारी कार्यक्रम, अनुसंधान परियोजनाएं तथा उद्योग शैक्षणिक सहयोग के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। सिंहासरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें, यह इंडोनेशिया के ईस्ट जावा प्रांत में है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन, रचनात्मक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। सिंहासरी एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यही कारण है कि आईआईएम बेंगलुरु ने अपने पहले विदेशी परिसर के लिए इस स्थान का चयन किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु की बात करें, इसकी स्थापना 73 में हुई। 1973 बेंगलुरु कर्नाटक में यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। पहले आईआईएम की बात करें तो पहला आईआईएम कोलकाता, फिर आईआईएम अहमदाबाद है। अभी भारत में कुल 21 आईआईएम कार्यरत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 21 कार्यरत हैं भारत में। आईआईएम प्रबंधन शिक्षा से संबंधित है, मैनेजमेंट से। आईआईटी इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित है। वहीं ट्रिपल आईटी सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर, तो इसका सही उत्तर होगा यह नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीसरे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लास्टिक रिसाइकलिंग का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन एआईपीएमए और सीपीएमए केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा किया गया। एआईपीएमए और सीपीएमए द्वारा। इस सम्मेलन में प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, रिसाइकलिंग तकनीक, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल पैकिंग तथा पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक नवाचार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य उद्योग, सरकार, स्टार्टअप, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाकर प्लास्टिक प्रदूषण कम करने और संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपयोग के बाद फेंके गए प्लास्टिक कचरे को एकत्रित कर उन्हें संसाधित, रीप्रोसेस करके नए उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण कम होता है, प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है, ऊर्जा की खपत घटती है, लैंडफिल और समुद्री प्रदूषण में कमी आती है। सर्कुलर इकोनॉमी परिपत्र अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल 3 R के सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी में
इसका उद्देश्य उत्पादों और संसाधनों को अधिकतम समय तक उपयोग करना तथा कचरे को न्यूनतम करना है, सर्कुलर इकोनॉमी का उद्देश्य। इसके प्रमुख सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की बात करें तो यह 1945 में बना, इसका मुख्यालय मुंबई में है, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। सीपीएमए की बात करें तो यह केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है। यह सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है, पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को प्रोत्साहन देना इसका प्रमुख कार्य है। सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी में अंतर देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पे तहत काम करता है, वहीं लीनियर इकोनॉमी टेक, मेक एंड डिस्पोज के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्कुलर इकोनॉमी में कम कचरा होगा, लीनियर इकोनॉमी में अधिक कचरा होगा। संसाधनों का पुनः प्रयोग किया जा सकेगा सर्कुलर इकोनॉमी में, इसमें एक बार, लीनियर इकोनॉमी में एक बार उपयोग किया जा सकेगा। सतत विकास को बढ़ावा मिलता है सर्कुलर इकोनॉमी से, तो वहीं लीनियर इकोनॉमी से पर्यावरण पर अधिक दबाव आता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम राज्य सरकार। सिक्किम राज्य सरकार ने मिशन मिलियन ओक ट्री बाय 2047 शुरू किया है। इस मिशन का लक्ष्य 2047 ईस्वी तक 10 लाख अर्थात 1 मिलियन ओक के पौधे लगाना है। इस अभियान का उद्देश्य केवल वृक्षारोपण ही करना नहीं, बल्कि पूर्वी हिमालय के प्राकृतिक ओक फॉरेस्ट को पुनर्जीवित करना, जल स्रोतों का संरक्षण करना, बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देना और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करना है। सिक्किम सरकार ने कनेक्ट टू फॉरेस्ट हेल्पलाइन 1926 भी शुरू किया। कनेक्ट टू फॉरेस्ट हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया। आम नागरिक वन संरक्षण, वन जीव एवं जंगलों से संबंधित शिकायत सूचना आसानी से दे सकेंगे कनेक्ट टू फॉरेस्ट हेल्पलाइन नंबर 1926 के तहत। इसके साथ ही जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के सहयोग से सिक्किम फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया गया। सिक्किम फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया, जिसमें जीका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से किया गया। सिक्किम सरकार की यह दीर्घकालिक वनीकरण और पारिस्थितिकी संरक्षण अभियान है मिशन मिलियन ओक ट्री। इसे 2047 तक राज्य में 10 लाख ओक के पौधे लगाए जाएंगे। यह भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। भारत में ओक के वन मुख्यतः सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। यूएस एफडीए ने दुनिया की पहली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी आधारित दवा किसे मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर होगा वेपडेजिस्टेरेंट। वेपडेजिस्टेरेंट अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यूएस एफडीए ने वेपडेजिस्टेरेंट को मंजूरी दे दी है। यह दुनिया की पहली प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग चिमेरा टेक्नोलॉजी पर आधारित ओरल दवा है। इस दवा का उपयोग एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में किया जाएगा। एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर के उपचार में किया जाएगा। यह मंजूरी कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि है, क्योंकि यह पारंपरिक दवाओं की तरह केवल प्रोटीन को निष्क्रिय नहीं करती, बल्कि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटीन को शरीर से नष्ट कर देती है, डिग्रेड कर देती है। प्रोटियोलाइसिस टारगेटिंग चिमेरा एक आधुनिक टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन टेक्नोलॉजी है। प्रोटेक्ट पारंपरिक दवाएं रोग पैदा करने वाले प्रोटीन की गतिविधियों को केवल रोकती है, जबकि प्रोटेक्ट तकनीक उन प्रोटीनों को कोशिका की प्राकृतिक यूबिक्विटिन प्रोटीसम सिस्टम की सहायता से पूरी तरह नष्ट कर देगा। उन प्रोटीनों को पूरी तरह नष्ट कर देगा यह दवा प्रोटेक्ट। इसी कारण से कैंसर चिकित्सा में नेक्स्ट जनरेशन ड्रग टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। यूएसएफडीए, यह इसका हेडक्वार्टर मेरीलैंड अमेरिका में है। यूएसएफडीए का यह यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस के अधीन आता है। प्रोटेक्ट तकनीक की अवधारणा 2001 ईस्वी में वैज्ञानिक क्रूज तथा रेमंड डेसेज ने की शोध टीमों द्वारा विकसित किया गया था। प्रोटेक्ट तकनीक की अवधारणा, ये पारंपरिक स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स केवल प्रोटीन की क्रिया रोकती है, जबकि प्रोटेक्ट उस प्रोटीन को कोशिका से पूरी तरह डिग्रेड करने का कार्य करती है। यह तकनीक उन रोगकारी प्रोटीनों पर भी प्रभावी हो सकती है जिन्हें पहले अनड्रगेबल प्रोटीन माना जाता था, उन पर भी प्रभावी होगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 80 बिलियन जापानी येन का ग्रीन लोन किस संस्था द्वारा दिया गया है? पीजीसीएल को। इसका सही उत्तर होगा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जेबीआईसी द्वारा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 80 बिलियन जापानी येन का लोन दिया गया है, ग्रीन लोन दिया गया है। यह ऋण का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के विकास में किया जाएगा, जिससे देश भर में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड तक सुरक्षित एवं कुशल तरीके से पहुंचाया जा सके। इसके लिए यूज होगा
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है लोन। यह वित्त पोषण भारत की स्वच्छ ऊर्जा, नेट जीरो उत्सर्जन तथा 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी प्राप्त करना है, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्रीन लोन क्या होता है? ऐसा लोन जिसका उपयोग केवल पर्यावरण अनुकूल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। जैसे इनका उपयोग मुख्यतः रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जैसी परियोजनाओं में किया जाता है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, यह 1989 ईस्वी में बना। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है। यह महारत्न कंपनी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में है। आगे हम लोग देखें भारत के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्य को, तो भारत 2030 ईस्वी तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इसको लक्ष्य रखा गया है। कुल विद्युत क्षमता का लगभग 50% स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से और नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य। हमारा अगला प्रश्न है, अंडर 15 अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, तो इसका सही उत्तर होगा 41। अंडर 15 अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 41 पदक जीते। यह थाईलैंड के पटाया में हो रहा था। थाईलैंड के पटाया में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हो रहा था, अंडर 15 और अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। इसमें भारतीय युवा पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया और कुल 41 पदक जीते। इसमें भारत ने 12 स्वर्ण, 13 रजत और 16 कांस्य पदक हासिल किए। 12, 13 और 16। अंडर 15 वर्ग में 21 पदक, वहीं अंडर 20 वर्ग में 20 पदक। 20 में 20 और 15 में 21। आयोजन जो है इसका यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया जा रहा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय कोर्सियर स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोर्सियर में है। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। इसका पूर्व का नाम FILA फिला है। पहले फिला के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम UWW है। अभी इसके अध्यक्ष नेनांड लालोविक है। नेनांड लालोविक है जो सर्बिया के रहने वाले हैं। थाईलैंड होस्ट कंट्री था। पटाया में यह कुश्ती चैंपियनशिप हुआ। थाईलैंड की बात करें, इसकी राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा बाहत है। थाईलैंड बैंकॉक बाहत। यह पटाया थाईलैंड का प्रमुख समुद्री पर्यटन शहर है। यह वहां के चोनबुरी प्रांत में स्थित है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 ईस्वी में थाईलैंड ने की थी। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी। थाईलैंड आसियान का संस्थापक सदस्य देश है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है उसका संस्थापक सदस्य देश है थाईलैंड। इसमें कुल 10 कंट्री हैं। भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड महत्वपूर्ण साझेदार देशों में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। ईट राइट कैंपस प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया, जिसे FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाणन एयरपोर्ट परिसर में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन और टिकाऊ खाद्य व्यवस्था के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रदान किया गया है। एयरपोर्ट को 3 स्टार कंप्लायंस रेटिंग प्राप्त हुई और यह प्रमाणन 23 मार्च 2028 तक वैध रहेगा। 23 मार्च 2028 तक यह वैध रहेगा प्रमाणन, यह सर्टिफिकेट। यह उपलब्धि एयरपोर्ट के सभी फूड आउटलेट, फूड सर्विस प्रोवाइडर्स के व्यापक थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद मिली है। ऑडिट में 4 प्रमुख क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया: सुरक्षित भोजन, स्वस्थ भोजन, टिकाऊ भोजन और जागरूकता, अवेयरनेस। इन चारों चीज को देख के मूल्यांकन किया गया है। यह प्रमाण पत्र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM लखनऊ के द्वारा एयरपोर्ट प्रशासन को प्रदान किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का आधार फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है। इसके लिए एक्ट लाया गया 2006 में। इसका औपचारिक गठन 5 अगस्त 2008 ईस्वी को हुआ FSSAI का। इसका पूर्ण संचालन 2011 से शुरू हुआ। औपचारिक गठन तो 2008 ईस्वी में हो गया, इसका पूर्ण संचालन 2011 में शुरू हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। FSSAI में एक अध्यक्ष एवं 22 सदस्य होते हैं। भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं मानकों का निर्धारण और निगरानी करना इसका मुख्य कार्य है FSSAI का।
ईट राइट कैंपस इनिशिएटिव की बात करें, इसे शुरुआत ही किया गया है FSSAI द्वारा। सर्टिफिकेट जो है वह 2 स्टार, 3 स्टार, 4, 5 स्टार के आधार पर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुछ संबंधित योजना जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश का है, कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, ये सब उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं हैं। कुछ यहाँ के जीआई टैग्स जैसे बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकनकारी, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का, प्रयागराज का सुर्ख अमरूद, ये सब जो है महत्वपूर्ण जीआई टैग है उत्तर प्रदेश के। मलियाबाद का दशहरी आम, इसे जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग प्राप्त उत्पाद की संख्या के मामले में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 सहित कई पुराने खाद्य कानूनों को एकीकृत कर एक व्यापक कानून बनाया गया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले की किस तहसील का नाम बदलकर भगवान परशुरामपुरी का करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा जलालाबाद। जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर भगवान परशुरामपुरी करने का निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। यह भगवान परशुराम के नाम पर इसका नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। यह भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। इनके पिता महर्षि जमदग्नि थे, वहीं इनकी माता रेणुका थी। इनका मुख्य अस्त्र फरसा था, परशु था इनका मुख्य अस्त्र। परशुराम जयंती जो है ना, वह वैशाख माह के शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे ताजमहल है, वहां आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं, जो देश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य है। अब हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य की ओर। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और यह तराई क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के वन्यजीव अभयारण्यों की बात करें तो यहाँ चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में जाता है, मिर्जापुर सोनभद्र जिला में। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे स्थित है, सोहागी बरवा। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। यहाँ कछुआ वन्यजीव अभयारण्य भी है वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, यह दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य है, डॉक्टर भीमराव जिसे बेंती अभयारण्य भी कहा जाता है। पार्वती अर्गावर अभयारण्य जो कि एक रामसर साइट है। विजय सागर अभयारण्य है। पटना पक्षी अभयारण्य जो कि एक रामसर साइट है। समसपुर पक्षी अभयारण्य जो कि रामसर साइट है। लाख भासी अभयारण्य रामसर साइट है। सांडी अभयारण्य रामसर साइट है। यहाँ बखीरा वन्यजीव अभयारण्य रामसर साइट है। ओखला वन्यजीव अभयारण्य रामसर साइट है। समान अभयारण्य यह भी रामसर साइट है, मैनपुरी में है। नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आजाद अभयारण्य जिसे कहा जाता है, यह भी एक रामसर साइट है, नवाबगंज। सुर सरोवर या कीठम वन्यजीव अभयारण्य जो है, यह भी रामसर साइट है। सुरहाताल जिसे जयप्रकाश नारायण अभयारण्य है, यह बलिया में, यह भी एक रामसर साइट है। तो इन सभी में आप लोग जो भी रामसर साइट है या फिर टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, उसे अच्छी तरीके से ध्यान रख लेंगे और बाकी को एक बार पढ़ लेंगे ताकि दिमाग में रहे। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य यह क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। महावीर स्वामी अभयारण्य की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य महावीर स्वामी अभयारण्य है। प्रथम अभयारण्य यह चंद्रप्रभा राज्य का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में आमतौर पर 4 टाइगर रिजर्व हैं, जैसे दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर। ये सब टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर। दुधवा का हिस्सा माने जाने वाले अभयारण्य किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आते हैं। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।